हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। आई होप नीट का एग्जाम आप लोगों का अच्छा गया होगा। नीट में बेसिकली इस बार का जो फिजिक्स का प्रॉब्लम रहा है, फिजिक्स में जो पेपर आया है वो बेसिकली और जो एग्जाम होते रहे हैं नीट के उस कंपैरिजन में इस बार का थोड़ा सा पेपर टफ आया है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। अगर आप निराश हो रहे हैं कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो इसमें आपको निराश भी नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम अगर उसका लेवल टफ जाता है तो उसका कट ऑफ भी नीचे आता है। आ रही बात समझ में? अगर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट जाता है या फिर वेरी इजी कैटेगरी में जाता है तो आप देखे भी होंगे जो विगत वर्षों में कैसे उसका कट ऑफ गया था। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनका 720 में से 720 आया है और कट ऑफ भी 650 के ऊपर चला गया था। आ रही बात समझ में? और एनटीए की डिस्क्रिपेंसी भी आपको नजर आई थी पिछले जो एग्जाम हुए थे 2024 वाले। तो इस वाले जो एग्जाम हुआ है जो 2025 में हुआ है, इसमें आई थिंक जो कट ऑफ है वो 600 के नीचे भी जाने की संभावना बन रही है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है और निराश बिल्कुल नहीं होना है। आ रही बात समझ में? और फिजिक्स का जो पेपर रहा है वो रिलेटिवली टफ भी रहा है। तो उसमें से हम लोग जो टफ पेपर आया है उसमें से बेसिकली ऐसा नहीं है कि सारे पेपर में जो क्वेश्चन रहे हैं वो टफ रहे हैं। 15 to 17 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो टफ रहे हैं, ठीक है ना, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में है। तो अब बेसिकली टफ हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये पेपर लेंदी रहा है। जो टाइम ड्यूरेशन रहता है कि आप 1 घंटे में फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करें, उससे हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा हो। तो ये जो एग्ज़ाम थोड़ी सी आपकी मेंटल एबिलिटी की भी एग्ज़ाम रही है, यानी कि आपके पास जो एग्ज़ाम को हैंडल करने का टेम्परामेंट होना चाहिए उसकी टेस्टिंग हुई है। तो कितना आप अपने आप को एग्जाम में शांत रख पाते हैं, कितने आप मोटिवेटेड रह पाते हैं, कितने आप डरते नहीं है, पैनिक मोड में नहीं जाते हैं, उसकी टेस्टिंग एनटीए ने इस 2025 का जो फिजिक्स का पेपर रहा उसमें ये करने की कोशिश किए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिजिक्स के 10 जो डिफिकल्ट सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में वो क्वेश्चन टफ था या फिर वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं, तो देखते हैं। ये जो पहला सवाल जो है वो बेसिकली थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि इस तरीके का सवाल हम लोग ना नोट्स में देखे होंगे ना हम लोग क्लासरूम में कभी डिस्कस किया गया होगा। तो ये बात आप सही सोच रहे हैं। ऐसा सवाल बेसिकली जो मेंस के ऊपर ही सवाल ये आते हैं, लेकिन पता नहीं एनटीए वाले क्यों दे दिए हैं, नीट के एग्जाम में ऐसे दे दिए हैं। तो इसमें बेसिकली आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का भाई? तो एक चीज़ ऐसा है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का नॉलेज आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आप इस सवाल को टैकल कर सकते हैं। नहीं तो इसको छोड़ के आगे बढ़िए। ऐसा तो है नहीं कि सारे सवालों को सॉल्व करना जरूरी है। अगर जो हार्ड क्वेश्चन है उनको छोड़ करके आगे बढ़िए, इसमें उलझने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पहले से जरूरी है। तो r बराबर, यानी r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे भाई? तो 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये क्या है? बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर है और किस फॉर्म में दिया गया है? ये फॉर्म है डिफरेंशियल फॉर्म है। अरे बात समझ में? यानी कि बेसिकली ये क्या बता रहा है? जैसे मान लो कोई भी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। अरे बात समझ में? तो कोई भी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो इसमें हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं x, y। तो x, y जो पॉइंट हम इस ग्राफ पर सेलेक्ट किए हुए हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उस पे एक कर्व बन सकता है। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ये डिफाइन करता है। अरे बात समझ में? अब हम लोग इस चित्र पर आते हैं, ये जो फिगर है उस पे आते हैं। तो बेसिकली ये फिगर ऐसे ही तो दिया हुआ है ना, देखो ये x है, ये y है और ग्राफ ऐसे गया। ठीक है, तो हम इस जगह पर है, ये हम मान लेते हैं x, y, इसको हम मान लेते हैं। और हमको क्या पता करना है? डबल डिफरेंशियल, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो एक चीज ये बताओ कि ये जो
लेवल है, यानी ये क्या है भाई, वाटर टैंक है भाई, यानी पानी भरा हुआ है। और पानी भरा हुआ है तो पानी का ये सरफेस है, आ रही बात समझ में। तो पानी का जो सरफेस है उसके बाहर जो प्रेशर है वो पी नॉट हम मान सकते हैं, और उसके अंदर का प्रेशर कितना मान ले रहे हैं, पी मान ले रहे हैं, आ रही बात समझ में। और यह जो पानी का लेवल है, जो पानी का लेयर है वो इस तरीके से है, ऐसे मान लो, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जेड डायरेक्शन वेरी वाइड है, यानी जेड डायरेक्शन बाहर की तरफ हुआ ना, एक्स हुआ और वाई हुआ, तो जेड बाहर की तरफ हुआ, यानी इस तरीके का वाटर लेवल होगा, वाटर का सरफेस इस तरीके का होगा। अरे बात समझ में, जिसमें अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाए, तो एक रेडियस तो ये हो गया, इसको हम R1 मान लेते हैं, और दूसरा रेडियस कैसे हो जाएगा, दूसरा रेडियस ये होगा, जो हम लोग ये लिखते हैं डेल्टा पी, क्या लिखते हैं भाई, एस सरफेस टेंशन 1/R1 + 1/R2 लिखते हैं ना। तो यह जो रेडियस, अब ये भी फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, आ रही बात समझ कि चेंज इन प्रेशर सरफेस टेंशन इनटू 1/R1 + 1/R2, R1 R2 क्या होता है भाई, तो R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, और R1 R2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, अरे बात समझे, ये कर्व जो हुआ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हुआ, और दूसरा जो रेडियस होगा वो ये हो गया ऐसे। तो ये वाइडली है, यानी कि इनफाइनाइट अंदर तक जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये R2 क्या होना चाहिए भाई, R2 क्या होना चाहिए, R2 इनफाइनाइट होना चाहिए, R2 क्या होना चाहिए, R2 इनफाइनाइट होना चाहिए। R2 इनफाइनाइट हो गया तो ये 0 हो जाएगा ना, तो यानी क्या आया हमारे पास, डेल्टा पी आया S/R आया, आ रही बात समझ में, डेल्टा पी क्या आया, S/R आया। अब देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये तो यहाँ तक गया होगा ना, ये तो ऐसे गया होगा, यहाँ का प्रेशर P0 है, तो यहाँ का भी प्रेशर P0 होगा ना जी, यहाँ का भी प्रेशर P0 होगा। हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है भाई, प्रेशर घटता है ना, तो हम वाई डायरेक्शन ऊपर गए हैं, तो क्या हो जाएगा, P0 - ρgy। ड्रॉप एंड गेन मेथड पढ़ाए होंगे, तो ड्रॉप एंड गेन मेथड में क्या होता है कि अंदर हम जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है, तो क्या हो जाएगा, P0 - ρgy। तो क्या आ जाएगा, अब ये बताओ कि P0 बड़ा कि P बड़ा, P0 बड़ा कि P बड़ा, P0 बड़ा कि P बड़ा, ये बताओ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, ये बड़ा होता है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे, P0 - P = ρgy भाई, ये लिख सकते हैं जी, P0 - P = ρgy भाई, यही तो डेल्टा पी है, यही तो डेल्टा पी है, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस तो यही है ना, बाहर और अंदर का प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस हम लोग क्या लिख देखते हैं, ρgy = S। R क्या, यहाँ से हम R उठा के लिख सकते हैं, तो R उठा के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, d2y/dx² बटे 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2। और यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि यह जो dy/dx है वो बहुत छोटा है, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि एंगल थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1, अरे बात समझ, तो इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y/ दिख रहा है ना, d2y/dx² कितना आ जाएगा, ρgy/S आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, d2y/dx² क्या हो जाएगा, ρgy/S। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है, और ये मेंस के ऊपर का ही सवाल है, जिसमें से हम लोग को 2 इंफॉर्मेशन प्रायर जरूरी है, एक ये और एक ये। अगर दोनों आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना, और इसमें एक खास चीज जरूरी है कि यह जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, अगर जैसे 2.5 लिखा हुआ है ना, 2.5 का दुगुना 5, 1.5 का दुगुना 3, यानी कि ये कुछ व्हीट स्टोन जैसे फीलिंग दे रहा है। तो व्हीट स्टोन जैसा फीलिंग दे रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, आ रही बात समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, हम ऐसे बना देते हैं,
ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, 5 3 8 इधर हो गया और ये 1.5 यहाँ लिख देते हैं, 5.5 यहाँ लिख देते हैं और 1/3 यहाँ लिख देते हैं और 5 वोल्ट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब इसमें से हमको क्या चाहिए, करंट निकालना है, आई, ये करंट निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 डिवाइडेड बाई 8 + 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 8/3 हमारा इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, 8/3, ठीक है ना। अब 8/3 और 1/3 और ये कितना हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 7 हो गया। आ रही बात समझ में। और 8/3 और 1/3 तो कितना हो जाएगा, 9/3, यानी कि ये 3 आ जाएगा। और 7 3 10, 10/5, 5/10। हम लोग को करंट निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, I = 5/10 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में। इसमें बेसिकली हमको सबसे पहले यही ढूंढना होगा कि यह जो कॉम्प्लेक्स फिगर दिया गया है, क्या यह व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमको दिखाई दे दिया है, देखो 2.5 का 2 × 5 और 1.5 का 2 × 3। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला सवाल ये है सर्कुलर मोशन से, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, V/V0 का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे V है और यहाँ पे V0 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रीपिटल इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg लिख दें और इधर टेंशन आ जाएगा और mg का इधर कंपोनेंट आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, T + mg cos 90 - थीटा, यानी क्या हो जाएगा, sin थीटा = mv²/L। और क्या बोल रहा है, टेंशन 0 हो रहा है। देखो एट सम पॉइंट मेक एंगल थीटा, तो क्या हो जा रहा है, स्लैक दिया हुआ है वर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन 0 हो रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m से m कट जाएगा, वेलोसिटी v² क्या आ जाएगा, gl sin थीटा, ये आ जाएगा v²। ये पहला इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा कैसे लिखेंगे, दूसरा एनर्जी कंजर्व कर दो। तो दूसरा हम लोग एनर्जी कंजर्व कैसे करेंगे, नीचे में क्या लिख देंगे हम लोग, 12 mv0² काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देंगे, 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mgl 1 + sin थीटा। आ रही बात समझ में, mgl 1 + sin थीटा। अब हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए V/V0 का रेशियो, V/V0 का रेशियो चाहिए। इसको हम लोग x मान लेते हैं, V/V0 का रेशियो चाहिए, यानी कि x की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड कर दें, क्या हम v से डिवाइड कर दें, v से डिवाइड कर दे, सब में v से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हम इसको मिटा देते हैं, हम लोग m से m काट देते हैं, पहले मास काट देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 12 v से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा, V0/v² बराबर 12, ये तो कट जाएगा, प्लस gl 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई v² से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, gl sin थीटा। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, gl sin थीटा, gl sin थीटा कट जाएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या आया है, 1/2, और ये हमारे पास क्या है, x आया है ना, V/V0 x माने हैं, लेकिन V0/V क्या हो जाएगा, यानी कि 1/x², ये आया बराबर 1/2। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस 1 + sin थीटा बटे sin थीटा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/x², यानी कि 2 प्लस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं,
प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा 1/x², कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा। आ रही बात समझ में? 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, अब इसमें ये ले लेते हैं ना, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ गलत हो गया क्या? 1/2, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, तो अच्छा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा ना, यहाँ तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x² क्या आ जाएगा 2 + 3 साइन थीटा बटे साइन थीटा। अब हमको क्या निकालना है, x की मान निकालना, तो यानी x क्या आ जाएगा उलट दो, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2 + 3 साइन थीटा का स्क्वायर रूट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 + साइन थीटा, 2 + 3 साइन थीटा का स्क्वायर रूट, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये वाला सवाल कैसा है, ये इम्पल्स इम्पार्टेड पूछा गया है। आ रही बात समझ में, इम्पल्स पूछा गया, यानी कि इम्पल्स क्या होता है भाई, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है, क्या होता है डेल्टा पी। इम्पल्स क्या होता है डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम को ही तो इम्पल्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अब देखो इसमें क्या है कि 40 मीटर से गिरा रहे हैं, ½ kg का कोई ये है, तो क्या हो जाएगा m, तो यानी कि कोई चीज नीचे गिर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे ना, v2 + v1 कर देंगे सीधा सीधे, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब v1 और v2 हमारे पास निकालना है, v2 + v1 हमको निकालना है। तो ये बताओ कि ये v1 है और ये v2 है, तो ये बताओ कि अगर 40 से कोई चीज गिर रहा है, 40 मीटर से कोई चीज गिर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा वेलोसिटी, यानी v1 क्या हो जाएगा √2 9.8 × 40, इसको सॉल्व करोगे तो 28 आ जाएगा। अरे बात समझ में। अब ये ऊपर जा रहा है कितने से भाई, 10 मीटर से, तो v2 क्या आ जाएगा √2 × ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है ना, तो ये 28 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9.8 × 10, ये क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, 14 और 28 हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1/2 14 + 28। आ रही बात समझ में। तो क्या आ जाएगा 42 / 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा समझ में। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कैपेसिटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। और कैपेसिटर में हम एक चीज पढ़ाए हुए थे, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो ये D है और इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हुए हैं, कितने थिकनेस का भाई, T1 थिकनेस का, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक है T2 थिकनेस का। तो C इक्विवेलेंट जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ε0 A/d - T, ठीक है ना, ε0 A/d - T + T/K, ε0 A/d - T + T/K। आ रही बात समझ में। और K1/K2 निकाल लो, K1/K2 क्या हो जाएगा 125/100, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले C इक्विवेलेंट कितना आया भाई, C इक्विवेलेंट आया है ε0 A/d - थिकनेस जो है उसका सम T1 + T2, तो T1 + T2 क्या हो जाएगा 3/8D + D/2 प्लस, अब यहाँ पे तुमको लिखना है
टी बाई के, टी कितना है भाई 3/8d प्लस d बाई 2 और k लिखना है, ठीक है ना, k1 k2 लिखना है और हमको किसकी का मान निकालना है, k1 का मान निकालना है, ठीक है ना। तो एक को तो हम k लिख देते हैं, एक को हम k लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। किसका k1 है भाई, रिस्पेक्टिवली इसका k1 है, ठीक है ना, इसका k1 है और इसका k2 है। तो इसका k2 है तो इसको k1 लिख देते हैं, ठीक है ना, k1 और k2 की जगह पे भी k1 लिखना होता है, क्या लिख देंगे हम लोग, k2 कितना आ जाएगा, k2 आ जाएगा 4/5 k1। तो क्या आ जाएगा, k2 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 4 k1 × 5। आ रही बात समझ में, ये आया, यानी k1 के टर्म में ही आया है और ये बोला जा रहा है जो कैपेसिटेंस आया है बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर, यानी कि ये जो है ये किसका दोगुना है, अगर हवा भरा हुआ उसके दोगुना है, यानी 2ε0 a/d। अब इससे ये कट जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, अरे बात समझ में, इसको सॉल्व करोगे तो k1 कितना आ जाएगा, k1 आ जाएगा 8/3। इसको जब हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे जिसमें dd सब कट जाएगा ना, देखो d सब जगह dd कट जा रहा है, तो k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3 आ जाएगी। 8/3 का मतलब क्या हुआ, 2.66 हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला सवाल है, अब देखो ये फॉर्मेट वाला सवाल है, काइनेमेटिक्स का फॉर्मेट वाला सवाल है, जिसमें क्या है बताया गया है वो पहले हम लोग डायग्राम से पहले देख लेते हैं। जिसमें क्या है भाई, इधर एक बस है, इधर एक बस है और बीच में कोई लड़की है, ठीक है ना, और ये बस v रफ्तार से जा रहा है, ये बस v रफ्तार से जा रहा है और लड़की जो जा रही है वो लड़की कितने से जा रही है भाई, 60 km/h से, 60 km/h से। तो सबसे पहले हम लड़की को रोकते हैं, तो लड़की को रोकेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, लड़की को रोक रहे हैं यानी कि लड़की के फ्रेम में हम जा रहे हैं, इसको रोक दिया तो क्या आ जाएगा, ये v + 60 आ जाएगा ना जी, v + 60 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, v - 60 आ जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड आया बस का, ठीक है ना। अब देखो टाइम का रेशियो जो होगा, टाइम का रेशियो कितना है भाई, टाइम का रेशियो है 30:1 यानी कि 3:1, टाइम का रेशियो 3:1 है। हरी बात समझ में, ये फॉर्मेट सवाल है, इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना था ये वाला। टाइम का रेशियो 3:1, तो रिलेटिव v रिलेटिव का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, तो v रिलेटिव का रेशियो उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। टाइम के रेशियो का उल्टा होता है रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो, यानी कि 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये क्या हो जाएगा भाई, v - 60 ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v + 60 ये हो जाएगा, यानी कि v - 60 बटे v + 60 बराबर 1:3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3v - 180 बराबर v + 60, तो कितना आ जाएगा, 2v 240, ठीक है ना, तो v क्या आ जाएगा, 120। और 120 वाला सवाल हम 120 वाला सॉल्यूशन यही वाला है, कोई और तो एक साथ आ नहीं रहा है, 120 और किसी दूसरे में है नहीं, तो हम क्यों दूसरे लफड़े में पड़े, हम ये मारेंगे और आगे बढ़े। अरे बात समझ में, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अब देखो ये वाला जो सवाल है जिसमें क्या है भाई, फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया है, फ्रिक्शन का सवाल आ गया। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है भाई, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg, लेंथ है भाई 5 मीटर का, लीन्स अगेंस्ट, लीन मतलब झुका हुआ, लीन्स मतलब टेक लेना, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। लीनिंग, जैसे मेट्रो वगैरह में लिखा रहता है डोंट लीन ऑन द डोर, यानी कि दरवाजे पर टेक लेकर खड़े ना हो, इसका मतलब क्या होना है, टेक लेकर के खड़े होना, लीन्स का मतलब ये होता है, ठीक है ना।
अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल, जो वर्टिकल वॉल है वो स्मूथ है, ठीक है ना, यानी कि रॉड ऐसा रखा गया और 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये 60 डिग्री हो गया। सही है सब कुछ सर। और अदर एंड है वो रफ सरफेस पर है, यानी कि ये जो है वो रफ है। रफ है तो भाई फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा ना, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, ये आगे की तरफ फिसलना चाह रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं मास कितना दिया गया है भाई, 20 किलो मास दिया गया है, यानी कि ये ऐसे है ना, 200 का फोर्स लग रहा होगा, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। यहां पे सर नॉर्मल लग रहा होगा ना N1, और यहां पे नॉर्मल लग रहा होगा N2। सही है सर सब कुछ। अब एक चीज ये बताओ, इस लेंथ को हम, ये जो लेंथ है इसको L मान लेते हैं, जो 5 है, ठीक है ना, उसको L मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 भी दिया है, L भी दिया है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बताओ क्या N2 F के बराबर नहीं हो जाएगा? N2 F के बराबर हो जाएगा। और इसके अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं, दिख रहा है ना। दूसरा हम ये कर ले, चलो व्हाइट ले लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं सर, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्यों निकाल रहे हैं? इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकाल लेते हैं ना। अरे बस में तो हम लोग टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं जिस पॉइंट से ज्यादा फोर्सेस पास कर रहे हो, ताकि सहूलियत हो जाए, जो प्रॉब्लम है और इजी हो जाए हम लोग को करने में। तो इसके अबाउट टॉर्क निकाल कर 0 कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है ना, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क 0 कर दो। और फ्रिक्शन यहाँ पे एडजस्ट हो ही जा रहा है, ये फ्रिक्शन यहाँ पे आ जा रहा है, बराबर हो गया। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दो। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दो तो क्या लिख दोगे, इसका टॉर्क F इंटू क्या कर दोगे, ये वाली दूरी, तो क्या हो जाएगा L cos थीटा, L cos 60 डिग्री बराबर इसका टॉर्क लिखना है। अरे बात समझ में, इसका टॉर्क लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा हो जाएगा ना, L sin थीटा। अरे बात समझ में, ये पूरी दूरी कितनी है, L sin थीटा, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, L sin थीटा बटे 2। sin थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, हम लिखते रहे 60 डिग्री L sin थीटा, और ये 200, बस हो गया। L से L उड़ा दो, F कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, √3/2 इंटू 2 इंटू 200। अरे बात समझ में, ये 2 से ये 2 गया, ये गया, यानी कि फ्रिक्शन का कितना आ जाएगा, 100√3, ये वाला आंसर हो जाएगा 100√3। इस तरीके से सॉल्व करना, एकदम इजी वे में। अरे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये SHM का सवाल है, और ये लॉजिकल सवाल भी हो सकता है, इसमें किसी भी फॉर्मूला की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम अपने रीजनिंग से भी इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग मास सिस्टम लिए हुए, स्प्रिंग कनेक्टेड है एक बॉक्स से जो कि सैंड से भरा हुआ है। हम ले लेते हैं भाई स्प्रिंग मास सिस्टम, हम ले लेते हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिए हुए हैं जिसमें सैंड भरा हुआ है, और सैंड क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। अरे बात समझ में। अब ये बताओ, जितना भारी ये ब्लॉक होगा, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हल्का हो रहा है ना, इसमें से मास रिलीज हो रहा है, मास निकलते जा रहा है, यानी मास डिक्रीज हो रहा है, तो ये हल्का होते जा रहा है ना। तो पहले ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से मूव कर रहा था, हल्का चीज कम एम्पलीट्यूड से मूव करेगा। अरे बात समझ, तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, यानी कि एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए। ओमेगा देखते हैं भाई, तो ओमेगा क्या होता है भाई, √k/m होता है। अब बताओ मास कम हो रहा है तो ओमेगा ज्यादा ही होगा ना। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा, तो दूसरा का हमारा आंसर हो गया। देख रहे हो ना कितना आसान है ये, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी, ये बस मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन था कि अगर कोई भारी चीज है तो वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होगा, कोई हल्का चीज है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला सवाल देखते हैं, ये डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल है,
ठीक है ना। ये सवाल क्या है भाई, डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल है, जिसमें सबका डायमेंशन हम पहले लिख देते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बताओ डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/t-2, और L का क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का L ही रह जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा mL0t-2, ये हो जाएगा ना। एरिया का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, टाइम का t ही रहता है, और क्या है A है एरिया, एरिया का क्या होता है L² होता है, और क्या है डेंसिटी, डेंसिटी के क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास का क्या होता है m, वॉल्यूम का क्या होता है भाई L3, तो L का पावर -3, यही होता है ना। और क्या है R, R क्या है भाई रेडियस है R, R भी क्या हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अब इसमें लिख दो बस क्या क्या दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। इसमें दिया गया है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T, T यानी कि T ही लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि बराबर का साइन दे देते हैं। यहां बराबर का साइन देते हैं, क्या आ जाएगा S कितना आ जाएगा m L का पावर 0 T का पावर -2, ठीक है ना। और क्या क्या है, एरिया, इसका अल्फा है ना, इसका अल्फा है, एरिया क्या हो जाएगा L², L² का क्या हो जाएगा बीटा, रो क्या है भाई इसका गामा हो जाएगा ना, यानी कि m L ये गामा हो जाएगा। R क्या है भाई, R हो जाएगा आपका L, L का पावर डेल्टा, L का पावर डेल्टा, ठीक है ना। तो टाइम पहले देख लेते हैं, टाइम वाला, ठीक है ना। इधर क्या है m अल्फा, L देख लेते हैं, L क्या हो जाएगा ये और ये, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा टाइम T बराबर m का पावर, टोटल लिख देते हैं, m का पावर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, गामा ही दिया है ना, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। L क्या हो जाएगा L हो जाएगा आपका L हो जाएगा 2 बीटा, इधर भी L है ना, इधर भी L है, यानी कि 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, ये है। फिर T, टाइम क्या हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा -2 अल्फा, टाइम हो जाएगा -2 अल्फा। देखो ये सब कुछ ऐसा लिखा गया, ठीक है ना। अब यहां से एक चीज निकल के आ जाएगा, यहां से एक चीज क्या निकल के आ जाएगा, ये 1 है ये -2 है, यानी 1 = -2 अल्फा, यानी अल्फा = -1/2, ये एक हमारा आ गया। यानी कि कौन कौन सा गलत हो जाएगा, अल्फा = -1/2, यानी कि ये तो गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग कर रहे हैं, 2 हमारे पास ऑप्शन बच रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें m क्या दिया गया है, अल्फा प्लस गामा, ठीक है ना। m जो दिया गया है अल्फा प्लस गामा, और m इधर क्या है 0, यानी कि अल्फा प्लस गामा बराबर 0, तो क्या हो जाएगा अल्फा, तो गामा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, गामा क्या आ जाएगा भाई 1/2, गामा क्या आ जाएगा 1/2, तो ये हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो थर्ड आया, और थर्ड हम लोग
टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो रोटेशनल डायनेमिक्स का सवाल है, और रोटेशनल डायनेमिक्स में स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल दिया गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये कटिंग प्रॉब्लम के अंदर आता है, जिसमें ये नोट्स का ही क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कोई स्फीयर लेते हैं, कोई डिस्क लेते हैं, उसमें एक पोर्शन कट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या है भाई, इसमें एक स्फीयर है, यानी कि इसका मास m है, ठीक है ना, और रेडियस है 2r। इसमें एक कट कर रहे हैं छोटा सा स्फीयर जिसका रेडियस है r, यानी कि 4/3 पाई r³, यानी कि में मास है m, 8r³ में मास है m, यानी कि 4/3 पाई r³ में मास कितना हो जाएगा m/8, यानी कि अगर इसका मास m है तो इसका मास क्या हो जाएगा m/8। आ रही बात समझ में। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली I1 यानी कि कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/5 mr², m r कितना है भाई 2r का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/5 mr², ठीक है ना। और I2 निकालते हैं। I2 क्या है, छोटे वाले स्फीयर का इस पॉइंट के अबाउट, यानी कि इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2/5 mr², ठीक है ना, प्लस m इंटू d², यानी कि r²। तो कितना आ जाएगा इसमें भाई mr² हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 40 प्लस 1/8, ठीक है ना। चलो तो क्या हो जाएगा 40 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी कि 7/40 mr²। सही है सर। अब ये बताओ कि ये तो I2 आया, इसके तो क्या हो जाएगा रेस्ट, जो रेस्ट बचा हुआ है, यानी कि इसके निकालने के बाद तो क्या लिख देंगे हम लोग I1 माइनस I2 लिख देंगे ना, I1 माइनस I2। अरे बस समझ में। तो I1 माइनस I2 कितना हो जाएगा mr² लिख दो, 8/5 लिख दो, और माइनस 7/40 लिख दो, 40 हम लोग ले लेते हैं, 64 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 57/40 mr²। ये रेस्ट का है। अब पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है भाई, स्मॉलर स्फीयर का पूछ रहा है, डेट ऑफ रेस्ट पार्ट पूछ रहा है, अबाउट वाई एक्सिस, ये ध्यान रखना है, वाई एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। स्मॉलर स्फीयर का वाई एक्सिस के अबाउट क्या है I2, यानी कि रेशियो क्या पूछ रहा है भाई, रेशियो जो पूछ रहा है I2, यानी कि स्मॉलर स्फीयर का स्मॉलर स्फीयर पूछ रहा है y के अबाउट, तो स्मॉलर स्फीयर का y के अबाउट I2 ही है। तो आ रही बात समझ में, यानी कि 7 पहले ये लिख देते हैं I2, अब बटे रेस्ट, रेस्ट है ना, तो रेस्ट तो यही है ना रेस्ट, यानी कि I2 बाई रेस्ट पूछ रहा है। I2 कितना हो जाएगा 7/40 mr², देखो, और रेस्ट कितना हो जाएगा भाई 57/40 mr², तो कितना आ जाएगा 7/57 आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये रहा 10 सवाल जो सबसे टफ थे नीट के, जो कि आए हुए हैं 2025 में, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।